हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसे कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की आपकी क्लास होती है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर के 10 क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। सारे ही क्वेश्चन उस पैटर्न पर बेस्ड होते हैं जैसा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। तो कोई भी एग्जाम जिसमें आपका इंग्लिश आना है उसके लिए आप इस क्लास को प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि हम 10 क्वेश्चन का सेट देखते हैं सुपर टेट के बेस पे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मोर यू थिंक ऑफ इट द रॉस इट बिकम्स नो एरर। यानी यहाँ पे आपको बताना है, एक पूरा छोटा सा सेंटेंस है, इसमें कौन से पार्ट में गलती है, मिस्टेक है। मोर यू थिंक ऑफ इट द रॉस इट बिकम्स, यानी तुम जिसके बारे में जितना सोचोगे, इसके बारे में जितना सोचोगे उतना ही ये बिगड़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे गलती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर लिखा है यानी कि कंपैरेटिव डिग्री लिखा है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज़ होता है। तो ये होना चाहिए था द मोर यू थिंक, ऐसा करके होना चाहिए था। जैसे कि द हायर वी गो द कूलर वी फील, है ना, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री वाली सेंस आए तो वहाँ पे आपको द लगाना होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैच्यू ब्लैंक अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। ये स्टैच्यू जो है वो एक ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम है, आज़ादी का एक ग्लोबल सिंबल है, चिन्ह है। अब स्टैंड्स टू लिखा होगा, स्टैंड्स फॉर लिखा होगा, स्टैंड्स एज, स्टैंड्स अगेंस्ट, क्या आएगा यहाँ पे? किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है ये द स्टैच्यू? आई मीन स्टैच्यू मीन्स होती है कोई भी मूर्ति या इस टाइप की चीज़ें। चलिए देख लेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टैंड्स एज, यानी कि ये जो स्टैचू खड़ा है वो किसके रूप में? एक मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता के ग्लोबल सिंबल, चिन्ह के रूप में खड़ा हुआ है, लगा हुआ है। अ चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली ब्लैंक नेशन, क्या आना चाहिए यहाँ पे? एक बच्चा जो होता है वो अपने एक परिवार का और एक पूरे राष्ट्र का भविष्य होता है, ऐसा यहाँ सेंस दिखाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या आप सही यूज़ करेंगे? फैमिली और नेशन ऐसे साथ साथ लिखा है, तो एज अ नेशन, लाइक अ नेशन, एज वेल एज ऑफ अ नेशन, जस्ट एज नेशन। चलिए देख लेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अ चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली एज वेल एज ऑफ अ नेशन, यानी कि एक बच्चा जो है वो परिवार का भविष्य है और साथ ही साथ पूरे राष्ट्र का भी भविष्य है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मिसेस रॉय कीप्स एन ओपन हाउस ऑन सैटरडे इवनिंग पार्टीज, यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल हियर। यानी कि मिसेस रॉय जो है वो हर शनिवार की शाम को, शाम की पार्टी के लिए अपना घर एकदम, कीप्स एन ओपन हाउस, इसका यहाँ पे कुछ सेंस होता है। अभी मैं ऐसे एग्जैक्टली बता दूंगी तो आप जान जाएंगे। कीप्स एन ओपन हाउस, शाब्दिक अर्थ तो ये हो जाता है कि अपना घर जो है वो खुला रखती हैं, खुल के एकदम से, और तो आपको वहाँ पे हर तरह के लोग मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कीप्स एन ओपन हाउस का अर्थ क्या होता है, क्या सेंस निकल कर आता है। कीप्स द गेट ओपन फॉर अ फ्यू पर्सन, यानी सिर्फ कुछ लोगों के लिए गेट ओपन रखना। वेलकम ऑल मेंबर्स, यानी सभी मेंबर्स का स्वागत करना, इसके स्वागत के लिए खुला रखना। वेलकम्स अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक सेलेक्टेड ग्रुप है लोगों का, एक समूह, उसी के लिए उनके लिए वेलकम रहना। या कीप्स द डोर्स ऑफ द हाउस ओपन, या सिर्फ मतलब इसका अर्थ है फिजिकल रूप से दरवाज़ा खुला रखना घर का। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेलकम ऑल मेंबर्स, यानी सभी के लिए घर खुला रखना, सभी जो भी कोई भी मेंबर आए सबका वेलकम करना। और इसके लिए हिंट भी दिया गया कि आपको वहाँ पे हर प्रकार के लोग मिलेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी आपके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित एक छोटी सी कहानी क्या कहलाती है? फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए, आई थिंक ये पता होगा, पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो एनेक्डोट कहलाती है जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड कोई छोटी सी कहानी होती है वो। ठीक है, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ। शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक, शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक, यानी कि वो डॉग को वॉक पर ले गई। आपको वॉइस चेंज करनी है, ये लिखा है एक्टिव वॉइस में, आपको चेंज करना है इसे पैसिव वॉइस में। तो देखिए टुक लिखा हुआ है, इससे हम एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर पता चल रही है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का जो है ये सेंटेंस है।
चलिए तो देखिए वो ले गई, किसको ले गई, डॉग को ले गई, तो डॉग यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे जब हम पैसों में चेंज करेंगे, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, इस वजह से इसमें क्या होगा, वॉज या वर लगता है चेंज करते वक्त, तो यहाँ पे द डॉग, क्योंकि एक ही डॉग की बात हो रही है इसलिए वॉज लगेगा। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये वाला और ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सीधे टुक लगाया हुआ है, वॉज नहीं लगा हुआ है। बचते हैं दो, इनमें या इनमें से कोई होगा। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं हमेशा पैसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जबकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ही लगी है, टुक ही लिखा है, टेक टुक टेकन ऐसा होता है, तो थर्ड फॉर्म लगी है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। द डॉग वॉज टेकन फॉर अ वॉक बाय हर, ये करेक्ट आंसर हो गया। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एक एक शब्द करते जाइए, आपको बीच में ही आंसर मिल जाता है। एग्जाम में ऐसे ही करेंगे तो आपका समय बचेगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेशन से है ये क्वेश्चन आपका, डायरेक्ट नरेशन में लिखा है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड टू मी आई ग्रो दीज कैरेट्स माई सेल्फ, उसने मुझसे कहा कि ये गाजर जो है मैंने खुद उगाए हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब यहाँ पे सेड के बाद जिसने भी कहा और ये भी लिखा है कि किससे कहा गया है, तो आपको टोल्ड यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे ही टोल्ड मी हो जाएगा सेड टू की जगह हटा के, और ये सब में लिखा है टोल्ड मी टोल्ड मी टोल्ड मी टोल्ड मी, तो अभी हमें आंसर नहीं मिलता है कि कौन सा होगा, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब हम थोड़ा सा उसके आगे देखेंगे, ठीक है। अब उसने मुझसे कहा, उसके बाद हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है। उसने मुझसे कहा कि, हिंदी में ऐसे बोलेंगे ना, उसने मुझसे कहा कि, तो ये जो की वर्ड बोल रहे हैं उसी को इंग्लिश में हम दैट लिखते हैं, तो दैट लगेगा। तो यहाँ पे यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा बी वाला। तो हमें एक पॉइंट और मिल गया कि बी वाला नहीं होगा, बाकी में देखना है। अब उसने मुझसे क्या कहा कि उसने जो है क्या उगाए हैं, गाजर खुद से उगाए हैं, तो उसने उगाए हैं मतलब ही आना चाहिए यहाँ पे, प्रोनाउन की जगह पे, तो दैट ही दैट ही दैट ही सब में ही है। और ग्रू, यहाँ पे देखिए ग्रू लिखा है, यानी कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, हैड, अब क्योंकि पास्ट है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, यह पक्का है, पता ही है। और थर्ड फॉर्म की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो उसके साथ हैज़, हैव, हैड, यही हेल्पिंग वर्ब हमें लगाने होते हैं बेसिकली, ठीक है। और पास्ट टेंस है तो हैड लगा देंगे, अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो हम हैज़ या हैव लगाते ज़रूरत के अनुसार। तो यहाँ पे हैड ग्रोन आ जाएगा, और दीज का बन जाता है दोज, जैसे दिस का बन जाता है दैट, वैसे दीज का दोज बन जाता है, कैरेट्स का कैरेट्स, और माई सेल्फ की जगह हिम सेल्फ हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्ट नरेशन में कह रहा था कि मैंने उगाए हैं, यहाँ हमें बताना है कि उसने उगाए हैं, राइट, मैंने नहीं उगाए हैं, उसने उगाए हैं, तो इस वजह से ये माई सेल्फ का हो गया हिम सेल्फ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज़ क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट अ स्लाइट कोल्ड, वो अब काफ़ी अच्छी है, बस थोड़ी सी उसको सर्दी, कोल्ड या जुकाम जिसे हम कहते हैं सर्दी, वो है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, ये जो हाईलाइटेड है एक्सेप्ट अ स्लाइट कोल्ड, हिंदी मैंने बता दी कि आपको क्या हिंदी यहाँ पे रखनी है, उसके हिसाब से क्या आना चाहिए। एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट कोल्ड, एक्सेप्टिंग अ स्लाइट कोल्ड, एक्सेप्टिंग हैव अ स्लाइट कोल्ड, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका 24 के लिए, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट कोल्ड। ये यहाँ पे सही सेंटेंस आएगा। बेसिकली एक्सेप्ट फॉर लिख के हम जो जिस चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन होती है वो चीज़ लिखते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दे विल लाफ एट यू, दे विल लाफ एट यू, वो तुम पर हंसेंगे, सेंस यही निकलता है। चेंज क्या करना है, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, चेंज करना है पैसिव वॉइस में। सिंपल सा सेंटेंस है, दे विल लाफ एट यू, वो तुम पे हंसेंगे, और फ्यूचर टेंस है, विल लगा हुआ है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको, है ना। तो पहली बात, किस पे हंसा जाएगा, किस पे हंसा जाएगा, उनके द्वारा किस पर हंसा जाएगा, यू पे हंसा जाएगा, ठीक है, तुम पे। तो यानी कि ये हमारा जो यहाँ ऑब्जेक्ट था वो आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, तो आ गया ये सब्जेक्ट की जगह पे, सब में आ गया। अब विल लाफ की बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, और जब हम इसे चेंज करेंगे तो विल बी हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी मॉडल अगर लगा होता है तो उस मॉडल के साथ बी लगा देते हैं हम, हमेशा याद रखिए। तो विल लिखा है, विल एक मॉडल ही है, उसके साथ हमने विल बी लगा दिया।
तो बाकी सब पहले एलिमिनेट हो गए हैं, यही आपका आंसर होगा। फिर भी पूरा देखेंगे। फिर लाफ लिखा है तो उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी लाफ्ड एट। लाफ्ड एट एज साथ में यूज़ कर लिया गया और बाय लगा के दे का बन गया देम, ही का बन जाता हिम, शी का बन जाता हर। ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाता है। ये पूरी लिस्ट मैंने पढ़ा रखी है थ्योरी वाली क्लास में, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि कौन सा वर्ड किस में चेंज होता है। ओके, विली, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है विली, उसका 4 ऑप्शन है। बताना क्या है वो थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे हम। ये पहले इसके मतलब आपको मैं हिंदी बताती हूँ। विली का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव शब्द है और इसका अर्थ होता है धूर्त, चालाक, मतलब कनिंग टाइप के जो इंसान होते हैं। ओह सॉरी, मैंने आंसर बता दिया। आपको बताना है इसका सिनोनिम। फटाफट से बताइए क्या बताना है। मैंने बता ही दिया समझाने के चक्कर में। कनिंग, ठीक है, कनिंग का मतलब भी होता है धूर्त, चालाक। वाइज मतलब होता है सच्चा, ठीक है, ईमानदार या बुद्धिमान जैसे हम कह सकते हैं। स्टूपिड, मूर्ख, एंग्री, गुस्सा। सो ये हमारी छोटी सी क्लास थी। आई जस्ट होप यू लाइक द क्लास। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।